दोस्तों, क्या देश की राजनीति से विपक्ष को खत्म करने की तैयारी हो चुकी है? क्या एक ऐसा कानून आने वाला है जिसके बाद किसी मुख्यमंत्री या बड़े मंत्री को सिर्फ 30 दिन जेल में रखकर उसकी कुर्सी छीनी जा सकेगी? और क्या इसका सबसे बड़ा असर उन राज्यों पर पड़ेगा जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है? साल 2025 में मोदी सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई थी जिसने संसद से लेकर सड़क तक सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। विपक्ष ने इसे अपने खिलाफ एक बड़ा हथियार बताया। इतना विरोध हुआ कि सरकार को बिल जेपीसी के पास भेजना पड़ा। लेकिन अब मानसून सत्र से पहले वही बिल एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। विपक्ष का आरोप है कि अगर ये कानून बन गया तो जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का रास्ता आसान हो जाएगा। यानी चुनाव में सरकार नहीं हरा पाए तो क्या दूसरे रास्ते से उसकी सत्ता को कमजोर किया जा सकेगा? हालांकि सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है और दावा कर रही है कि इससे न किसी सरकार का बहुमत बदलेगा न जनता का जनादेश। लेकिन विपक्ष केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन तक के मामलों का हवाला देकर एक बेहद गंभीर सवाल उठा रहा है। तो आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिससे विपक्ष को अपने राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा दिखाई दे रहा है? सरकार इसे जरूरी क्यों बता रही है और क्या मानसून सत्र में इसे पास कराने की बड़ी तैयारी हो चुकी है? इस बिल के पीछे की पूरी सियासत और विपक्ष के आरोपों का सच क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, उस बिल का नाम है पीएम सीएम बिल। साल 2025 में केंद्र सरकार की ओर से यह बिल लोकसभा में पेश किया गया था। बिल सामने आते ही संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। सर, एक तरफ सरकार इस बिल को जरूरी बता रही थी तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र और विपक्षी सरकारों के लिए खतरा बता रहा था। विरोध इतना बढ़ गया कि सरकार ने इस बिल को सीधे आगे नहीं बढ़ाया और इसे जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना पड़ा। जेपीसी का मतलब होता है संसद की एक ऐसी समिति जिसमें अलग अलग दलों के सांसद शामिल होते हैं। ये समिति किसी बिल की बारीकी से जांच करती है, उसमें मौजूद कमियों को देखती है और जरूरत पड़ने पर बदलाव के सुझाव देती है। अब मानसून सत्र से पहले एक बार फिर इस बिल की चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस कानून के जरिए गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर दबाव बना सकती है। विपक्ष को डर है कि अगर किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को किसी गंभीर मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और वो लगातार 30 दिन तक जेल या न्यायिक हिरासत में रहा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। अब सवाल है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिस पर इतना बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है? इसे आसान भाषा में समझिए। इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण नियम 30 दिनों की हिरासत से जुड़ा है। प्रस्ताव के मुताबिक अगर देश का प्रधानमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी ऐसे गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है और वो लगातार 30 दिनों तक जेल या न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, केवल एफआईआर दर्ज होने या आरोप लगने से किसी की कुर्सी नहीं जाएगी। मामला ऐसा होना चाहिए जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति का लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहना भी जरूरी होगा। अगर 30 दिनों के बाद भी वो हिरासत में रहता है और 31वें दिन उसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सांसद या विधायक की सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। इसे आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी गंभीर मामले में 30 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में रहता है। ऐसी स्थिति में उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, लेकिन वो विधायक बना रह सकता है। इसी तरह किसी केंद्रीय मंत्री को अपने मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन उसकी संसद की सदस्यता अपने आप खत्म नहीं होगी। यानी ये बिल मुख्य रूप से सरकार चलाने वाले पदों से जुड़ा है, ना कि सीधे सांसद
या विधायक की सदस्यता खत्म करने से। अब जेपीसी ने इस बिल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव सुझाए। समिति का कहना है कि अगर किसी नेता को जेल जाने के कारण पद से हटाया जाता है तो उसे हमेशा के लिए पद से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, वो 30 दिनों से ज्यादा समय तक हिरासत में रहा और इस कारण उसे मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद अदालत ने उसे जमानत दे दी, वो हिरासत से बाहर आ गया या बाद में उसके खिलाफ मामला साबित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में उसके लिए दोबारा मुख्यमंत्री या मंत्री बनने का रास्ता खुला रहना चाहिए। यानी पद से हटाना स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी हो सकता है। समिति का मानना है कि इससे दो बातों के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। पहली बात यह कि जेल में बैठकर सरकार चलाने की स्थिति न बने और दूसरी बात यह कि अगर कोई व्यक्ति बाद में निर्दोष साबित होता है तो उसका राजनीतिक भविष्य हमेशा के लिए खत्म ना हो। इसलिए पद पर दोबारा वापसी का रास्ता रखने का सुझाव दिया गया है। अब सवाल है कि सरकार का तर्क क्या है। सरकार का कहना है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में लंबे समय तक जेल में है तो वो वहां से सरकार कैसे चला सकता है। सरकार के मुताबिक बड़े संवैधानिक और कार्यकारी पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। उन्हें रोज फैसले लेने होते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करनी होती है और सरकार के कामकाज को संभालना होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति लगातार जेल में है तो उसके पद पर बने रहने को लेकर सवाल उठ सकते हैं। इसी आधार पर सरकार इस तरह के कानून की जरूरत बता रही है। सरकार ये भी कह रही है कि इस बिल से किसी राज्य की चुनी हुई सरकार अपने आप नहीं गिरेगी। इसे भी उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी राज्य में एक पार्टी के 150 विधायक हैं और उसी पार्टी का मुख्यमंत्री किसी मामले में 30 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में रहता है। अगर उसे मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पूरी सरकार खत्म हो जाएगी। उस पार्टी के विधायक किसी दूसरे नेता को अपना मुख्यमंत्री चुन सकते हैं। विधानसभा में बहुमत उसी पार्टी या गठबंधन के पास रहेगा और सरकार भी उसी की बनी रहेगी। यानी सरकार का कहना है कि इस कानून से जनता का जनादेश नहीं बदलेगा, सिर्फ जेल में बंद व्यक्ति को अपना कार्यकारी पद छोड़ना होगा। लेकिन विपक्ष का डर यहीं से शुरू होता है। विपक्ष का सवाल है कि अगर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया गया तो क्या होगा। विपक्ष अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे मामलों का उदाहरण देता है। दोनों नेता मुख्यमंत्री रहते हुए जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दायरे में आए और उन्हें जेल जाना पड़ा। अब विपक्ष का तर्क है कि अगर उस समय ये कानून लागू होता तो 30 दिनों तक जेल में रहने के बाद ऐसे नेताओं को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती थी। यही वजह है कि विपक्ष को इस बिल के गलत इस्तेमाल का डर है। विपक्ष का आरोप है कि मान लीजिए किसी गैर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई गंभीर मामला दर्ज होता है, जांच एजेंसी उसे गिरफ्तार करती है और उसे 30 दिनों तक जमानत नहीं मिलती और उसे जेल में रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अदालत से दोषी साबित होने से पहले ही उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। यानी विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी और 30 दिनों की हिरासत किसी चुने हुए मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का आधार बननी चाहिए, क्योंकि गिरफ्तारी का मतलब दोषी साबित होना नहीं होता। किसी व्यक्ति को अदालत दोषी ठहराता है, लेकिन इस बिल के तहत पद छोड़ने की स्थिति अदालत का अंतिम फैसला आने से बहुत पहले ही बन सकता है। यही कारण है कि विपक्ष इस बिल को केवल भ्रष्टाचार या अपराध से जोड़कर नहीं देख रहा, विपक्ष इसे जांच एजेंसियों की ताकत से भी जोड़ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार के पास ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां हैं। अगर इन एजेंसियों की कार्रवाई किसी विपक्षी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ होती है और वो 30 दिनों तक जेल में रहता है तो इस कानून के कारण उसकी कुर्सी जा सकती है। हालांकि सरकार विपक्ष के इन आरोपों को खारिज करती है। सरकार का कहना है कि कानून किसी एक पार्टी के लिए नहीं होगा। अगर कानून बनता है तो वो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री तक सभी पर समान रूप से लागू होगा। यानी अगर केंद्र सरकार का कोई मंत्री भी ऐसी स्थिति में आता है तो उस पर भी यही नियम लागू होगा। अब इस बिल के आगे के रास्ते को समझिए। क्योंकि ये मामला संविधान में बदलाव से जुड़ा है, इसलिए इसे सामान्य बिल की तरह साधारण बहुमत से पास नहीं कराया जा सकता। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होगी। आसान भाषा में कहें तो सरकार को सिर्फ अपने सांसदों के वोट से काम नहीं चलेगा, उन्हें पर्याप्त संख्या में दूसरे दलों के सांसदों का समर्थन भी जुटाना पड़ सकता है। यही वजह है कि इस बिल की असली परीक्षा संसद में होगी। एक तरफ सरकार का तर्क है कि जेल में बैठकर सरकार नहीं चलनी चाहिए और सार्वजनिक पदों की गरिमा
बनाए रखना जरूरी है। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि गिरफ्तारी और दोषी साबित होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर सिर्फ 30 दिनों की हिरासत के आधार पर किसी मुख्यमंत्री या मंत्री की कुर्सी चली गई तो इसका राजनीतिक इस्तेमाल भी हो सकता है। यानी पूरा विवाद दो सवालों के बीच फंसा हुआ है। पहला सवाल, क्या किसी गंभीर मामले में 30 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद पर बने रहने का अधिकार होना चाहिए? और दूसरा सवाल, अगर वो व्यक्ति बाद में निर्दोष साबित हो गया तो 30 दिनों की हिरासत के आधार पर उसकी कुर्सी छीनना कितना सही होगा? दोस्तों, यही इस पूरे बिल की सबसे बड़ी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई है। सरकार इसे राजनीति में जवाबदेही और पद की गरिमा से जोड़ रही है, जबकि विपक्ष इसे जांच एजेंसियों के संभावित दुरुपयोग से जोड़ रहा है। अब देखना होगा कि मानसून सत्र में ये बिल किस रूप में सामने आता है। क्या सरकार विपक्ष की आशंकाओं को दूर कर पाएगी? क्या जेपीसी के सुझाव बदलाव के बाद विरोध कम होगा, या फिर संसद में इस बिल को लेकर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ा सियासी घमासान देखने को मिलेगा? फिलहाल इतना तय है कि अगर ये बिल कानून बनता है तो इसका असर देश की राजनीति पर दूरगामी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद जेल जाने वाले किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री की कुर्सी का फैसला सिर्फ राजनीतिक बहुमत से नहीं बल्कि 30 दिनों की हिरासत से भी जुड़ जाएगा। और यही वो मुद्दा है जिस पर आने वाले दिनों में देश की राजनीति गर्मा सकती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।